नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के साथ आए हैं जो अपकमिंग आईपीओ है और जो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है कि आप जाएं और अप्लाई कर लीजिए। केवल समझने के पर्पज़ से वीडियो बनाया गया है, नॉलेज पर्पज़ से। तो JNK इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये कंपनी काम करती है दोस्तों थर्मल डिजाइनिंग में, इंजीनियरिंग में और प्रोसेसिंग में, कमीशन प्रोसेस, हार्ड और हीटर्स में करती है और फाइनेंस के भी क्षमताएं देती है। इंजीनियरिंग, निर्माण या आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, कमीशन, हीटिंग उपकरण विकसित करती है। तो बेसिकली फाइनेंशियल और फंडामेंटल जानेंगे और जानेंगे कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, इसका जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, अप्लाई करें या अवॉइड करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं JNK इंडिया आईपीओ की, जो कि जल्दी आपको रिसेंटली देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली जैसा कि हमने बताया, ये कंपनी जो है वन ऑफ द लीडिंग हीटिंग इक्विपमेंट कंपनी है, जो कि हीटिंग इक्विपमेंट बनाती है इंडिया में। द टर्म्स ऑफ न्यू ऑर्डर बुकिंग करती है। इसका फाइनेंशियल 21 से लेकर फाइनेंशियल 23 तक का देखें तो कैपेसिटी थर्मल डिजाइनिंग में है, इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई में, इंस्टॉलेशन में और कमीशन प्रोसेसिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो है फायर हीटेड है और आपका जो है क्या कहते हैं और क्रैकिंग है और फर्निशिंग है, रिफर्मिंग है, उसमें बेसिकली ये काम करती है। तो अगर हम देखें तो इसके सेक्टर कहाँ मतलब ये सर्विसेज देती है, कौन से इसके सेक्टर सर्विसेज देने के, तो इसके इक्विपमेंट जो है सर्विसिंग बेसिकली अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा सच एंड ऑयल गैस रिफाइनरी में मिलेगा। ऑयल एंड गैस रिफाइनरी जो होती है, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ जो है उसमें मिलेगा। फर्टिलाइजर्स में आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन में देखने को मिलेगा आपको, और मिथनॉल जो प्लांट्स होते हैं उसमें इस टाइप के यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो उसकी ये जो है पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, सप्लाई का, मैन्युफैक्चरिंग का, इंजीनियरिंग का, डिजाइनिंग का सारा कुछ वर्क देखती है ये कंपनी। अगर कंपनी की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में, आसाम में, बिहार, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में कंप्लीट कर दिया है। अगर इसके प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो, और अभी कुछ प्रोजेक्ट इसके ऑनगोइंग में चले। ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो ये नाइजीरिया में, मैक्सिको में आपको देखने को मिलेगी। एज ऑन 31 मार्च अगर 2023 तक की बात करें तो कंपनी करीबन 17 क्लाइंट हैं कंपनी के, जो कि इंडिया में हैं, और 7 क्लाइंट जो 7 क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज़ में इसके हैं। तो यानी काफ़ी बड़ा स्कोप है। आप देख रहे हैं कि 17 क्लाइंट जो इंडिया में और 7 क्लाइंट ओवरसीज में हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं, इंक्लूडिंग जैसे अगर हम बड़े बड़े क्लाइंट्स की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसके साथ है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है वो इसके साथ है, और रेशिया केमिकल करके फर्टिलाइजर करके है फर्म, वो उसके साथ है। तो इस टाइप से आपको एक रिफाइनरी लिमिटेड है। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स इसके क्लाइंट बेस में आपको दिखेंगी। अब बात कर लेते हैं इसकी आईपीओ साइज़ की दोस्तों। तो JNK इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है। इसका टोटल इशू साइज है 649 करोड़, यानी कि मान के चल सकते हैं 650 करोड़ का इशू साइज है। अगर हम पूरे इशू साइज की बात करें तो इसमें फ्रेश इशू का पोर्शन जो रखा गया है कंपनी ने वो 300 करोड़ के लगभग का फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल जो कंपनी ने दिया है वो 350 करोड़ के लगभग का है। इस तरह से ये टोटल आईपीओ जो है 650 करोड़ के लगभग का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक बार फिर से बता दें कि जो फ्रेश इशू है वो 300 करोड़ है, और OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, जहाँ की प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी निकालते हैं, बेचते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, वो हिस्सा है 350 करोड़ के लगभग का। और फ्रेश इशू से जो है कंपनी अपने इक्विपमेंट लाती है या अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो स्पेशली फोकस जो इन्वेस्टर का रहता है वो देखने में कि कंपनी फ्रेश इशू ला रही है या ऑफर फॉर सेल पूरा का पूरा है। आईपीओ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में, यानी कि आपको इस आने वाले वीक में ये आईपीओ देखने को मिलने वाला है। फेस वैल्यू रखी गई है 2 रुपये पर शेयर। वहीं प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 395 रुपये से 415 के बीच का प्राइस बैंड रखा गया है। हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है 415, जो कि कट ऑफ प्राइस है। 36 शेयर का लॉट होने जा रहा है। अगर टोटल इशू साइज की बात करें, जैसे हमने बताया था 649 करोड़ के लगभग का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू 300 करोड़ और OFS यानी ऑफर फॉर सेल है 349 करोड़ के लगभग का। और आईपीओ जो है आपको दोनों ही कैटेगरी में यानी कि NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ की कैटेगरी है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो एक लॉट रिटेल कैटेगरी में 36 शेयर का लॉट होने वाला है, जिसमें 14,940 रुपये आपको पे करने हैं। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जहां 468 शेयर मिलेंगे और 1,94,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल HNI में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होते हैं, जहां 504 शेयर मिलेंगे, 2,09,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल HNI मैक्सिमम में 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,2376 शेयर मिलेंगे, 9,86,000 रुपये पे करने हैं। और बिग HNI में मिनिमम आपको 67 लॉट अप्लाई करने होते हैं, जहां 2,412 शेयर आपको मिलेंगे और तकरीबन 10,09,80
₹80 लगभग आपको इस आईपीओ में लगाने पड़ेंगे अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में जाते हैं तो। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ आपको दिखेगा मैस्कॉट कैपिटल एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रमोटर हैं। वहीं जीएनके हीटर्स कंपनी लिमिटेड हैं, अरविंद कामनाथ जी हैं, उसके अलावा रिपल हैं, दीपक हैं और काफ़ी लोग आपके इसके प्रमोटर दिखेंगे। तो यानी कि डिफरेंट है, सेम कंपनी के नहीं हैं। तो 2 से 3 प्रमोटर हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके साथ प्रमोटर कैटेगरी में जुड़ी हैं। अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्री इशुएंस जो है 94.56% कंपनी के पास होल्डिंग है। इस इशू में कितना डाइल्यूट करने वाले हैं ये कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया है, तो बाद में पता लगेगा कितना डाइल्यूट होने वाला है। पर अभी कंपनी के पास 94% की होल्डिंग है, 94.5%, यानी कि तकरीबन 5.5% की होल्डिंग ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुकी थी पहले ही। रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो क्यूआईबी के लिए कंपनी ने ऑफर रखा है, 50% का पोर्शन रखा गया है टोटल इशू साइज में। वहीं रिटेल कैटेगरी 35% का काफ़ी अच्छा कैटेगरी रखी गई 35%, और वहीं एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 15% के लगभग एचएनआई के लिए भी पोर्शन छोड़ा गया है। तो काफ़ी अच्छा दिया गया है 50, 13, 25। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर की। फाइनेंशियल पैरामीटर किसी कंपनी के काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, देखना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस कितना है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है। तो यहीं से इन्वेस्टर का बिलीव बनता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कितनी स्ट्रांग फिलर दे रही है। तो हम यहाँ एनालाइज करेंगे 3 साल के फाइनेंशियल पैरामीटर जो कि 21, 22 और 23 के हैं, और एक क्वार्टर लेंगे जो कि 31 दिसंबर 2023 तक का है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर जरूर करना ना भूलिए। तो यहाँ देखें एसेट कंपनी के तो 453 करोड़ के लगभग एसेट है, रेवेन्यू 256 करोड़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46 करोड़ है, नेटवर्थ कंपनी की 168 करोड़ की है, रिजर्व कंपनी पे 158 करोड़ है और 56 करोड़ के लगभग का डेप्थ है, यानी कि कर्जा कंपनी के ऊपर है। वहीं पिछले 3 साल का अगर एवरेज देखें तो 2021 में कंपनी 125 करोड़ से स्टार्ट किया था और मार्च 2022 में बढ़ के 268 और 337 करोड़ और आज की डेट में 453 करोड़ के एसेट पे पहुंच गई। तो एक्सेलेंट ग्रोथ दिखाई है, 125 करोड़ से कंपनी आज 453 करोड़ में पहुंच गई 3 साल में। रेवेन्यू पीस की बात करें तो 138 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के 297 करोड़ हुआ, 23 में बढ़ के 411 करोड़ हुआ। तो दोस्तों 3 साल के अंदर रेवेन्यू में भी कंपनी ने काफ़ी सुपर एक्सेलेंट ग्रोथ दिखाई है, जहां 168 करोड़ से 138 करोड़ से बढ़कर 411 करोड़ तक की जर्नी कंपनी ने 3 साल में पूरी करी है रेवेन्यू पीस पे। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स की तो 16 करोड़ का था 21 में, 35 करोड़ के लगभग का हो गया 22 में और 46 करोड़ के लगभग का हो गया 23 में, यानी कि 16 करोड़ से 46 करोड़ तक की जर्नी कंपनी ने 3 साल में पूरी कर दी। तो काफ़ी अच्छा यहाँ भी ग्रोथ कह सकते हैं, यानी तीनों कैटेगरी एक्सेलेंट कैटेगरी में हम बोल सकते हैं। नेटवर्थ भी देखिए कंपनी की काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, 36 करोड़ के लगभग आप देखेंगे तो 2021 में 36 करोड़ के लगभग थी और सीधे जस्ट डबल कंपनी ने 2022 में यानी अगले ही साल में 72 करोड़ के लगभग कर दी और उससे अगले साल में 122 करोड़ और आज की डेट के अगर क्वार्टर देखें तो 168 करोड़, यानी कि 36 करोड़ से 168 करोड़ की जर्नी सिर्फ 3 साल के अंदर कंपनी ने करी। ये भी एक्सेलेंट कैटेगरी के ही हम मानेंगे। रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास देखिए ऑलरेडी कंपनी कैश रिच श्रेणी में आती है, जहां कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा हो, अगर कर्जे से ज़्यादा रिजर्व है तो कंपनी काफ़ी रिच कैटेगरी की है। देखिए 36 करोड़, 62 करोड़, 112 करोड़ और आज की डेट में 158 करोड़ के लगभग रिजर्व सरप्लस कंपनी पे है, तो काफ़ी अच्छा है। वहीं कर्जे की बात करें कंपनी पे कर्जा कितना है, उधारी कितनी चल रही है लोगों, क्योंकि दोस्तों ये उधारी जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वहाँ देखना होता है कि कंपनी कितना डेप्थ ले रही है। तो यहाँ डेप्थ काफ़ी अच्छा है, देखेंगे 8 करोड़ का था घटा के 6 करोड़ के लगभग का पहुंचा, उसके बाद थोड़ा बढ़ गया 33 करोड़, आज की डेट में बढ़ के 56 करोड़ के लगभग डेप्थ हो गया। तो डेप्थ में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड कंपनी को लाना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, पर कंसर्न एरिया नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, क्योंकि कंपनी का अगर आप देखेंगे तो रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी अच्छे हैं। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी अच्छे होते हैं, उसके डेप्थ से कम 2 गुना या 3 गुना से ज़्यादा रिजर्व है, तो उस कंपनी को कैश रिच कंपनी कहा जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 158 करोड़ के लगभग का रिजर्व दिखाई दे रहा है। वहीं अगर उधारी की बात करें कि कंपनी पे कर्जा कितना है, डेप्थ कितना है, तो केवल 56 करोड़ के लगभग का आपको डेप्थ दिखेगा, यानी कंपनी का जो कर्जा है उससे 3 गुना करीबन कंपनी पे रिजर्व अभी सरप्लस में रखे हैं। तो ऐसी कंपनियों को बेसिकली लोग कैश रिच कंपनियां कहते हैं और ऐसी ही कंपनी को इन्वेस्टर काफ़ी सर्च करते हैं कि ऐसी कंपनी होती है जहां की कैश रिच कंपनी हो। तो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल है, कुल मिला के कह सकते हैं फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2308 करोड़ के लगभग की ये कंपनी है दोस्तों। आरओसी देखिए कितना स्ट्रांग और एक्सेलेंट कैटेगरी का 31.79% के लगभग है, जबकि 15 से ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है। आरओसी की बात करें रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो भी देखिए 34% के लगभग है, 34.73 एक्सेलेंट। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें देखिए हम कर रहे थे गुड कैटेगरी में इसलिए कि 0.34 पे है, जबकि 1 पॉइंट से नीचे होती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। R1W की बात करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो वो भी 31.79 32% के लगभग है, यानी कैटेगरी सारी एक्सीलेंट। अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको लूज पोल नहीं मिल रहा है। EPS की बात करें तो प्री इशू 9.58 है और पोस्ट इशू 111 हो जाएगा। वहीं PE रेशियो की बात करें 43 है, 37 पोस्ट IPO के रह जाएगा। लेकिन PE रेशियो मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा है, इसीलिए हायर वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। वैल्यूएशन थोड़ा और लो कर सकती थी ताकि कि इन्वेस्टर को थोड़ा सा प्रॉफिट बनाने का, लिस्टिंग गेन बनाने का मौका मिलता, तो वहाँ लग सकता था।
लेकिन ओके ओके वैल्यूएशन कह सकते हैं। बहुत हाई कैटेगरी में भी कंपनी ने वैल्यूएशन नहीं रखी है, बहुत लो भी नहीं रखी है, बट थोड़ा सा लो हो सकती थी तो काफ़ी अच्छा। बट कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, फाइनेंशियल पैरामीटर पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। लास्ट 3-4 ईयर से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही है। आरओसी की बात करें या आरओई की बात करें या डेब्ट टू इक्विटी की बात करें, सभी स्ट्रॉन्ग है पैरामीटर। ऑब्जेक्टिव लाने का इस आईपीओ को है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करना है कंपनी को और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, इस वजह से ये आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल पैरामीटर हैं कंपनी के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हो तो एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से नोट डाउन कर लीजिए। ये आईपीओ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में, यानी कि 23 अप्रैल ट्यूसडे के दिन ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा और आईपीओ क्लोज हो जाएगा थर्सडे में यानी 25 अप्रैल को। वहीं आपको अलॉटमेंट जो है 26 अप्रैल को देखने को मिलेंगे। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो रिफंड आपके अकाउंट में इनिशिएट हो जाएगा 29 को, यानी कि अनब्लॉक हो जाएगा। और क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में शेयर के होने की डेट है 29 अप्रैल, वो भी सेम है। लिस्टिंग डेट आपको देखने को मिलेगी 30 अप्रैल को, यानी 30 अप्रैल को ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो कट ऑफ टाइम यूपीआई मैंडेट से अप्लाई करने का है 25 अप्रैल शाम 5 बजे से पहले पहले अप्लाई कर लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जो है जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट। तो ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है अभी इस आईपीओ की देखते हैं। तो ऐसी सच अभी तक कोई डिमांड देखने को मिली नहीं है दोस्तों। हमने देखा है JNK इंडिया लिमिटेड की आईपीओ की 415 रुपये प्राइस बैंड है, जीएमपी अभी नहीं चल रही है, 415 रुपये ही दिखाई दे रहा है। फायर रेटिंग भी अभी काफ़ी कम है, यानी 1 की दिख रही है। वहीं आईपीओ के इश्यू साइज की बात करें तो 649 करोड़ के लगभग था। 36 शेयर का लॉट होने जा रहा है एक लॉट पे। 23 अप्रैल को ओपन होता हुआ दिखाई देगा आपको, 25 अप्रैल को क्लोज होगा, 26 अप्रैल को आपको अलॉटमेंट दिखेंगे और 30 अप्रैल को लिस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो अभी तक जब तक ये वीडियो बन रहा था तब तक कोई भी लिस्टिंग गेन इसमें नहीं दिख रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में कोई ऐसी डिमांड नहीं है। पर दोस्तों मुझे लगता है जल्दी डिमांड आएगी। पर अभी काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं मार्केट के, जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है और काफ़ी अप डाउन का ट्रेंड चल रहा है। तो थोड़ा सा रिस्की जोन है, तो हमें अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम का अपडेट होने का वेट करना चाहिए और डे 1 तक का तो वेट करना चाहिए। वहाँ हमें पता लगेगा कि क्या कंडीशन चल रही है और क्या डिमांड बन रही है, उसके हिसाब से हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ये हम तभी डिसाइड करेंगे। तो अभी मुझे लगता है वेट और वॉच ही करना बेटर रहेगा, क्योंकि जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आएगी तब तक हम अज्यूम नहीं कर सकते। वैसे ग्रे मार्केट कंफर्म नहीं होता, बट अगर लॉन्ग टर्म में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, कंपनी काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो कंसीडर कर सकते हैं। पर फिर भी यहाँ दोस्तों कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस से बनाया गया है, तो यहाँ बाई और सेल का रिकमेंडेशन कृपया ना लें और अपने नॉलेज को देखें। तो दोस्तों ये छोटा वीडियो था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।